ये है भारत का ऑफिशियल मैप। मीन्स इन बॉर्डर के अंदर सारा हिस्सा ऑफिशियल इंडिया का पार्ट है, लेकिन नॉर्थ में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। फिलहाल जम्मू कश्मीर का करीब 24% और लद्दाख का 66% एरिया अभी भी भारत के कंट्रोल में नहीं है। पीओके यानी आज़ाद कश्मीर फिलहाल पाकिस्तान के मिलिट्री कंट्रोल के अंदर एक सेल्फ गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है। जब से भारत ने 2019 में फार्मर जम्मू कश्मीर स्टेट में आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस ऑटोनॉमी को रिमूव करके स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में रीऑर्गेनाइज किया है, तभी से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख के नॉर्दर्न हिस्से यानी गिलगित बाल्टिस्तान टेरिटरी को अपने 5वें प्रोविंस का स्टेटस देने की प्लानिंग में है। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हो पाया है। जम्मू और कश्मीर लद्दाख का यह हिस्सा पिछले 76 वर्ष से पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इंडिपेंडेंस पार्टीशन और फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वार के बाद से ही। जबकि ऑक्यूपाइड लद्दाख यानी अक्साई चीन 1962 से सीनो इंडियन वार के बाद से चाइना के मिलिट्री कब्जे में है, जो अभी जिंजियान और तिब्बतन प्रोविंस के अंडर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। लद्दाख में ही एक और डिस्प्यूट रीजन है साचगाम वैली, जो कि पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में था एज ए पार्ट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने अपने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और भारत के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के एरिया के बराबर इस डिस्प्यूट साचगाम वैली रीजन को चाइना को गिफ्ट कर दिया था, जिससे वह चाइना से अपने रिलेशन बेहतर बना सके। पीओके गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई चीन और साचगाम वैली का टोटल एरिया लगभग 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब कि भारत का अराउंड 3% एरिया अभी भी भारत के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन करीब 55 लाख से ज़्यादा है और यहाँ के सभी ओरिजिनल रेजिडेंट्स लीगली इंडियन सिटीजन भी हैं। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पीओके के रिप्रेजेंटेटिव के लिए 24 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, जो कि फ़िलहाल खाली हैं। वहीं भारत अपने स्टैंड पर क्लियर है कि जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट का पूरा एरिया भारत का अभिन्न भाग है, जो कि 1947 में जम्मू कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह ने लीगली भारत में मर्ज किया था। इंडिपेंडेंस इंडिया के 76 ईयर्स के टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्प्यूट रीजन भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहा। इस रीजन की अपनी खुद की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स रही है। महाराजा हरि सिंह तो जम्मू कश्मीर को एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ उन्हीं के स्टेट में कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के पाकिस्तानी सपोर्टेड लोगों ने दंगे शुरू कर दिए थे। इन रिवॉल्ट्स के सपोर्ट में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी आज के खैबर पख्तून से हजारों लाखों पश्तूनों ने पाकिस्तानी मिलिट्री की हेल्प से जम्मू कश्मीर को कब्जा लिया। तभी महाराजा को भारत की मदद लेनी पड़ी ऑफिशियल इंडियन यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर को मर्ज करके। इसी वजह से हमें इंडो पाक वार 1947 लड़नी पड़ी और यह वार 1 साल तक चली। भारत ने यूनाइटेड नेशन में इसको इन्वॉल्व किया, जो कि भारत की सबसे बड़ी गलती थी। यूएन के मीडिएशन से सीज फायर हुआ और टेम्परेरी बॉर्डर बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। इसके बाद 1965 और 1999 में भी कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इन 3 वर्षों में लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई। वहीं चाइना से बॉर्डर भी भारत के लिए एक अलग सिरदर्द बना रहा। एक्चुअली 5,000 मीटर ऊंचे हिमालयन टेरेन की वजह से भारत और चाइना के बीच कुछ फिक्स्ड फिजिकल फेंस बॉर्डर नहीं है और ना ही दोनों देश एक दूसरे की क्लेम बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ लद्दाख में एवरेज 6,000 मीटर ऊंची और 500 किलोमीटर लंबी काराकोरम रेंज अक्साई चीन को बाकी लद्दाख से अलग करती है। ये माउंटेन रेंज पोलर रीजन्स के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स वाली जगह है, जहाँ पूरे साल टेम्परेचर माइनस में ही रहता है और इसी एक्सट्रीम माउंटेन की वजह से भारत के लिए अक्साई चीन तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू चाइना। इसका एरिया करीबन भूटान के एरिया के जितना ही है। वहीं भूटान की पॉपुलेशन 7.8 लाख है, जबकि अक्साई चीन की पॉपुलेशन सिर्फ 1,000 इनहेबिटेंट्स के करीब है। 1950 में ही चाइना ने इन 2 ऑक्यूपाइड रीजन्स को जोड़ती 1200 किलोमीटर लंबी मिलिट्री रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें से 179 किलोमीटर अक्साई चीन के पास होता है बिकॉज लैक ऑफ कनेक्टिविटी। भारत को 1957 में इस रोड के बारे में पता चलता है। रिसेंटली भारत के कई लीडर्स ने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए हैं कि पीओके और अक्साई चीन के लिबरेशन से जो रिलेटेड हैं कि हमें पीओके वापस चाहिए। तो क्या सच में भारत इन
सारी ऑक्यूपाइड रीजन्स को लिबरेट करके उन्हें फिर से भारत में मर्ज करने की प्लानिंग में है। तो क्या ऐसा हो पाएगा? आइए इसे भी जानते हैं कि कैसे ये हो पाएगा। अगर देखा जाए तो अब पीओके चाइना के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है जितना वो पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान पहले ही चाइना का अलाय है, जो कि जम्मू कश्मीर के किसी भी पार्ट में वार भारत के लिए ईजिली एक 2 फ्रंट वार बन जाएगी। वहीं अगर देखें तो क्या इस रीजन की कोई इम्पोर्टेंस भी है कि जिसके लिए भारत को 2 न्यूक्लियर पावर देशों से टक्कर लेना पड़े? अगर भारत युद्ध करे भी तो इसका क्या परिणाम आ सकता है? अब हम में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि भारत को आखिर ज़रूरत क्या है इस मोस्टली अनइनहेबिटेबल एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले माउंटेनियर रीजन पर इतना फोकस करने की, जिसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट बेलगावी की पॉपुलेशन के बराबर है, और उसकी जीडीपी तो बेलगावी से नियर आधी है, जहां भारत सालाना $75 बिलियन अपने डिफेंस सेक्टर पर स्पेंड करता है, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की कंबाइंड जीडीपी के बराबर है। वही डिफेंस का बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में स्पेंड होता है, और ऐसा पिछले 7 दशकों से होता चला आ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और चाइना भी अपने डिफेंस का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर खर्च करते आए हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की लोकेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये एशिया के मध्य में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है। हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर लिटरली एक जंक्शन बना रहा, जो ईस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट से और साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया होते हुए रसिया और यूरोप से जोड़ता है। आज से 3000 से 4000 वर्ष पहले एफ्रो यूरेशियन लैंडमार्क्स पर वास्टली ट्रेड नेटवर्क बनने की शुरुआत हुई थी, जिसे सिल्क रूट्स कहा जाता था। यह बेसिकली एशिया को लैंड रूट द्वारा यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से कनेक्ट करता था, और इस रूट्स पर सिल्क, डिफरेंट फैब्रिक्स, परफ्यूम, स्पाइसेस, मेडिसिन और ज्वेलरी की ट्रेड होती थी। ग्रेटर का कश्मीर 3 रूट्स द्वारा इस सिल्क रोड नेटवर्क से कनेक्टेड था। एक रूट था लद्दाख से नबरा वैली से होते हुए काराकोरम पास के थ्रू तान तक। सेकेंड रूट था गुरेज से गिलगिट होते हुए यारकान और कासगढ़ तक। वहीं थर्ड रूट था बारामूला से मुजफ्फराबाद होते हुए झेलम वैली रोड। दिल्ली से तक्षशिला और काबुल वाले रूट के साथ कश्मीर के ये ट्रांस लद्दाख और ट्रांस गिलगिट रूट्स एडिशनल सप्लीमेंट सब रूट्स की तरह काम करते थे। ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन एंड रिजर्व बॉर्डर बनने के चलते मोस्ट ऑफ द रूट्स ट्रेड के लिए ऑलमोस्ट परमानेंटली बंद हो गए। ये रूट्स स्ट्रेटजिकली आज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और अगर इन्हें फिर से डेवलप करके एफिशिएंटली यूज़ किया जाए तो ये पूरे रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर की करंट जियोग्राफी और फिजिकल बॉर्डर्स को देखें तो यह या तो भारत को अफ़गानिस्तान से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, या तो पाकिस्तान को चाइना से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के कारण दोनों रूट्स को एक साथ ऑपरेट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। गिलगित बाल्टिस्तान के ऑक्यूपाइड होने के कारण भारत को सेंट्रल एशिया और रसिया तक पहुंचने के लिए एक दूसरे आर्टिफिशियल रूट्स बनाने पड़ रहे हैं। सभी सेंट्रल कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, तो उन्हें भारत से ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के खराब रिलेशन के कारण इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर बंद ही रहता है, तो भारत को सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए ईरान वाला रूट लेना पड़ता है। इस रूट को डेवलप करने के लिए भारत ने ईरान के साथ गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर भारत $120 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से पोर्ट के शाहिद बहती टर्मिनल को डेवलप करेगा। पोर्ट से 2 कार्गो रूट तैयार किए जाएंगे। एक चाबहार से रंज होते हुए अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया एंटर होगा, वहीं दूसरा रूट अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए चाबहार से सीधा तुर्कमेनिस्तान के अजगाबाद होते हुए सेंट्रल एशिया जाएगा। सेंट्रल एशिया नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध है। 10 to 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के साथ तुर्कमेनिस्तान के पास दुनिया का 5th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। वहीं कजाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूस्ड कंट्री है, जहां दुनिया का 12% यूरेनियम रिजर्व मौजूद है। जैसे जैसे भारत डेवलप हो रहा है, भारत को इन नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जबकि भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हाई डिमांड है। सेंट्रल एशिया का बिग नेबर रसिया रिसेंटली भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर बन के उभरा है, स्पेशली आफ्टर रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। भारत ने एंटी रशियन स्टेंस नहीं अपनाया और रसिया से ट्रेड जारी रखी। दोनों देशों ने ट्रेड वॉल्यूम को 2030 तक 100 बिलियन तक पहुंचाने का प्लान किया है। अब इसके लिए रसिया से भी कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। फिलहाल भारत की रसिया से ट्रेड मोस्टली मैरीटाइम
रूट से ही होती है, लेकिन यह रूट बहुत लंबा है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसीलिए भारत रसिया के साथ मिलकर 7200 किलोमीटर लंबा शिप, रेल और रोड का मल्टी मॉडल फ्रेम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बना रहा है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का यह रूट भारत से चाबहार पोर्ट फिर तेहरान से होते हुए पाकिस्तान के साथ मिलकर भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तापी गैस प्रोजेक्ट यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट लगभग $10 बिलियन की है और इसका कंस्ट्रक्शन 2015 में ही शुरू हो गया था, बट इसकी प्रोग्रेस बहुत ही धीमी रही और प्रोजेक्ट को कई बार रिपीटेडली डिले भी किया गया। कंट्रीज़ के 20 डिसएग्रीमेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन और अफगानिस्तान में अनस्टेबल के कारण ईरान पर इकोनॉमिक सेंशन, AFTF की ब्लैक लिस्ट और मिडिल ईस्ट में कोई भी कन्फ्लिक्ट डायरेक्टली इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन पर असर डाल सकता है। भारत अपनी कनेक्टिविटी के लिए कंप्लीट इन प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। भारत को इस पूरे गेम को अपने फेवर में लाने के लिए एक ही रास्ता बचता है, गिलगित बाल्टिस्तान पर फिर से अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना। इससे न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का लैंड कनेक्शन टूट जाएगा, बल्कि भारत रेल, रोड और पाइपलाइन द्वारा श्रीनगर और कारगिल से गिलगिस्तान, सेंट्रल एशिया और रसिया तक डायरेक्टली पहुंच सकेगा। ट्रेड शुरू होते ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की इकोनॉमी बूम होगी और ये वैसे ही ट्रेड सेंटर बन जाएंगे जैसे कि सिल्क रूट्स के टाइम पर हुआ करते थे। बट प्रैक्टिकली क्या ये सब करना इतना आसान होगा? पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान के पास से ही होता है। चाइना $62 बिलियन के बजट से जिंजिया प्रोविंस के कासगढ़ से बलूचिस्तान के ग्वादर तक ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर लंबा रेल, रोड और पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा रहा है। चाइना के अकॉर्डिंग यह प्रोजेक्ट उसे ट्रेड के लिए एक शॉर्ट रूट प्रोवाइड करेगा ताकि वह मलक्का स्टेट पर अपना फिर से डिपेंडेंस कम कर सके और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट द्वारा चाइना जिंजिया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कंट्रोल में लाना चाहता है। इवन पाकिस्तान के खुद के लिए भी CPEC बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनकर उभरा है। पाकिस्तान में 1970 से अब तक जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे ज़्यादा तो चाइना ने सिर्फ कुछ साल में पाकिस्तान में CPEC के अंदर कर दिया है। एस्टिमेशन है कि CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान में टोटल 23 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। ये पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। इसी के अंडर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आज पाकिस्तान की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। तो देयर इज़ नो वे कि पाकिस्तान और चाइना किसी भी हालत में POK और गिलगित बाल्टिस्तान को अपने हाथों से ईजिली जाने देगा। स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंस के अलावा POK और गिलगित बाल्टिस्तान में कई कीमती मिनरल रिसोर्सेज लाइक जेम स्टोन, मार्बल और स्पेसिफिकली गोल्ड रिजर्व भी हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लगभग सभी रिवर वैलीज में गोल्ड रिजर्व हैं और फिलहाल पाकिस्तान का 70% प्रीसियस स्टोन्स भी अकेला गिलगित बाल्टिस्तान में ही प्रोड्यूस होता है और यहाँ के वाटर रिसोर्सेज और हाइड्रो पावर पोटेंशियल का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी का 70% वाटर फ्लो गिलगित बाल्टिस्तान के ग्लेशियर से ही प्रोवाइड होता है और कहा जाता है कि फ्यूचर में ज़्यादातर जो वार होंगे वो पानी के लिए ही होंगे। तो किसी भी कंट्री के लिए इस रीजन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनकर सामने आता है। अब हाँ, POK और गिलगित बाल्टिस्तान की तो आप अपनी इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन व्हाट अबाउट दिस अनइनहैबिटेबल अक्साई चीन, जिसके लिए दुनिया के 2 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ लड़ने को तैयार हैं। फिर से जैसे कि हमने पहले बात की, चाइना का हाईवे नंबर 219 यहाँ से पास होता है। यह हाईवे बेसिकली चाइना के 2 सबसे ज़्यादा रिबेलियस प्रोविंस तिब्बत और जिंजियांग को आपस में कनेक्ट करता है, जिस पर पूरे साल ट्रेवल किया जा सकता है। इस हाईवे के अलावा एक और कनेक्शन है टकला मकान डेजर्ट को लगकर G315 हाईवे, लेकिन इस रूट पर लासा से कासगढ़ जाने के लिए 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। हाईवे 219 के कंपेयर में यह रूट विंटर में पार करना मुश्किल हो जाता है। हाईवे 219 बॉर्डर के करीब होने के कारण यह चाइना के बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना ने 2010 में वेस्टर्न कुंडल रीजन में जियोलॉजिकली सर्वे करवाया, जहां उन्हें मेजर जिंक के रिसोर्सेज मिले हैं। 2017 में यहां माइनिंग शुरू हुई थी, जिसमें जिंक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट
इक्विपमेंट है, सो वी कैन इमेजिन कि आगे टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल फ्यूचर में रिजर्व दोनों ही देशों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी के लिए यहाँ चाइना का अग्रेशन और बढ़ा है। अक्साई चीन हिस्टोरिकली हमेशा से ही ग्रेटर लद्दाख का पार्ट रहा है। भारत यहाँ पर अपने क्लेम को पीछे हटकर चाइना का अग्रेशन या कोई भी कंप्रोमाइज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। एशिया में सिर्फ भारत ही है जो चाइना से कम्पिटिट करने का पोटेंशियल रखता है और चाइना भी भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट कम्पिटिटर मानता है। अक्साई चीन बॉर्डर से दिल्ली का डिस्टेंस मात्र 700 किलोमीटर के आसपास है। वार जैसी सिचुएशन में चाइनीज आर्मी विद इन फ्यू आवर्स में भारत के कैपिटल और हार्ड लैंड तक पहुंच सकती है। इसीलिए भारत अक्साई चीन के इशू को हल्के में नहीं ले सकता। आखिर क्या इस डिस्प्यूट का कभी सॉल्यूशन निकलेगा भी? पूरे इशू को सिंप्लीफाइड करें तो इसके सिर्फ 3 ही सॉल्यूशन हैं। फर्स्ट, सबसे पीसफुल लेकिन वीक सॉल्यूशन है डिप्लोमेटिक डायलॉग और बातचीत। दोनों देशों को साथ मिलकर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। लेकिन लॉजिकली अगर सोचें तो दो देशों के बीच कितनी भी बातचीत करा लो, ज़्यादा से ज़्यादा वही सॉल्यूशन निकल कर सामने आएगा कि जो अभी तक करंट बॉर्डर हैं उन्हें ही परमानेंट बॉर्डर घोषित कर दिया जाए। क्योंकि इस रीजन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए फिर क्यों कोई भी देश अपने ऑलरेडी कंट्रोल्ड एरिया को दूसरे देश को ऐसे ही सौंप देगा। सभी देशों को कुछ न कुछ तो खोना ही होगा अगर पीसफुल सॉल्यूशन निकालना हो तो। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर की आवाज़ अब यूनाइटेड नहीं रही और उनके अलग अलग ओपिनियन जम्मू कश्मीर के इशू और सॉल्यूशन के लिए ये ओपिनियन उनकी अलग अलग एथनिसिटी, कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। फिलहाल भारत के एडमिनिस्ट्रेशन वाला जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम मेजॉरिटी है विथ 68% सुन्नी मुस्लिम, लेकिन 4 सदर्न डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ में हिंदू मेजॉरिटी है और 2 डिस्ट्रिक्ट रायसी और डोडा में हिंदू और मुस्लिम ऑलमोस्ट इक्वल हैं। इनके बीच सिग्निफिकेंस गुर्जर और पहाड़ी कम्युनिटीज़ भी जम्मू कश्मीर में हमेशा से अपनी आइडेंटिटी को कश्मीर से अलग रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मोस्टली जम्मू, डोगरा और कश्मीरी पीपल्स एक ही स्टेट में होने के बावजूद एक दूसरे की सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पाते। लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट कारगिल और लेह डेमोग्राफी भी एक दूसरे से कंप्लीट डिफरेंट है। कारगिल कश्मीर की तरह मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन जहां कश्मीर सुन्नी है, मोस्ट ऑफ द कारगिल मिक्स हैं विथ शिया बाल्टी मुस्लिम मेजॉरिटी जिनकी एथनिसिटी और कल्चर बाल्टिस्तान, लेह और तिब्बत से रिलेटेड हैं। लेह कारगिल से कल्चरली सिमिलर है, लेकिन अगेन लेह बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर के सिर्फ नाम में ही कश्मीर है। यहाँ कश्मीरी स्पीकर सिर्फ 5% ही हैं। वहीं पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान भी खुद को आज़ाद कश्मीर से कभी रिलेट नहीं कर पाया। इस पूरी खिचड़ी में मल्टीपल वॉइस, मल्टीपल ओपिनियन और मल्टीपल डिमांड्स हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए सेकंड ऑप्शन है भारत के लिए कि फुल स्केल टू फ्रंट वार। अब यह ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि कोई भी देश जेन्युइनली यहाँ पर वार नहीं चाहता। चाइना या पाकिस्तान में से कोई भी फुल स्केल वार भारत को इकोनॉमिकली एटलीस्ट 20 साल पीछे ढकेल सकती है और सिमिलर अमाउंट में नुकसान पाकिस्तान और चाइना को भी होगा। युद्ध के कई नुकसान हैं, लेकिन यह जानते हुए भी फिलहाल दुनिया में मल्टीपल वार्स चल रही हैं, इसीलिए कश्मीर में भी सीरियस सिचुएशन कभी भी बन सकती है। चलिए इन दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। करेंटली भारत की मिलिट्री दुनिया में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन चाइना भारत से आगे है 3रे स्थान पर जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग 9th है। भारत में फिलहाल 14 लाख एक्टिव और 11 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्सनल्स हैं, यानी टोटल 25 लाख, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव, 5.5 लाख रिजर्व यानी कि 12 लाख और चाइना के पास 20 लाख एक्टिव और 5.1 लाख रिजर्व, यानी कि पाकिस्तान और चाइना के कंबाइंड मिलिट्री पर्सनल 37 लाख हो जाते हैं, सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडिया। भारत का एनुअल मिलिट्री बजट $74 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का $6 बिलियन है और चाइना का तो भारत से 3 गुना ज़्यादा मतलब $227 बिलियन है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और एरिया भी ज़्यादा है, तो बजट भी हाई होना अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन फिर भी यह दर्शाता है कि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्वालिटी और एडवांसमेंट भी शायद भारत से ज़्यादा होगी, क्योंकि मिलिट्री बजट डायरेक्टली ट्रेनिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट, हथियार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्वालिटी लिंक्ड है। भारत के पास 4600
टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3700 टैंक हैं और चाइना के पास 5000 टैंक हैं। भारत के पास 1.5 लाख अनआर्म्ड व्हीकल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 50,000 और चाइना के पास 1.7 लाख अनआर्म्ड व्हीकल्स हैं। भारत के पास 4000 के करीब आर्टरीज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट 4600 और चाइना के पास लगभग 8400 आर्टरीज हैं। एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पास ऑलमोस्ट 2300 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1400 और चाइना के पास 3300 एयरक्राफ्ट्स हैं। नेवी में भारत के पास 296 टोटल नावल एसेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 114 और चाइना के पास 730 नावल एसेट्स हैं। भारत की मिलिट्री पाकिस्तान से सिग्निफिकेंट बेहतर है, लेकिन चाइना से लगभग हर मामले में इंडियन मिलिट्री पीछे है। हालांकि किसी भी वार में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाजी कभी भी पलट सकती है। अपनी स्ट्रेटजी से उसके लिए कई उदाहरण मौजूद हैं। ऊपर से हिमालयाज में वार करना रसिया यूक्रेन के मैदान या इजराइल गाजा के रेगिस्तान में वार करने से बहुत अलग है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अमेरिका, रसिया, फ्रांस, जापान, इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज़ भारत के मेजर अलाय कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन यह कंट्रीज़ भी क्या ही कर लेंगी। सुपर पावर कंट्रीज़ के लिए एक बिजनेस का माध्यम है, यह हम कई बार देख चुके हैं। ऊपर से इन सभी देशों के चाइना से मजबूत ट्रेड रिलेशन हैं। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में रसिया मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि भारत और चाइना दोनों ही रसिया के बड़े और इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि न्यूक्लियर वेपन तीनों देशों के पास हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब भारत और चाइना ने तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई है, यानी कि वह कभी भी इनका उपयोग फर्स्ट नहीं करेगा। तभी करेंगे जब अगर उन पर किसी देश द्वारा न्यूक्लियर हमला हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसी किसी भी पॉलिसी को नहीं मानता। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर न्यूक्लियर वार कभी भी छेड़ सकता है। वहीं स्टडी में देखा गया कि अगर फ्यूचर में अगर पाकिस्तान 150 और भारत 100 न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज करे तो एक दूसरे पर, तो इसके डायरेक्ट इफेक्ट से 5 से 12 करोड़ लोगों की जान जा सकती है और इसके अगले कुछ महीनों में और 4 से 5 करोड़ लोगों की जान जाएगी स्टार्वेशन और रेडिएशन से। इसका क्लाइमेटिक असर सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट या एशिया पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर होगा और इससे रिकवर होने में भारत को दशकों का टाइम लगेगा। लाखों करोड़ों की कैजुअलिटी के बाद अगर भारत जीता तो फिर इस पूरे जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लेगा। लेकिन क्या यह सॉल्यूशन होगा? क्योंकि इस रीजन की स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंस को देखें तो ऐसा तो नहीं होगा कि चाइना और पाकिस्तान हमेशा के लिए हार मान लेंगे या फिर वो इस रीजन को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। वहीं ये क्वेश्चन है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग क्या भारत को सपोर्ट करेंगे? विदाउट उनका सपोर्ट इस रीजन पर कंट्रोल रख पाना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। और इन सब को देखते हुए लास्ट सॉल्यूशन बचता है कि जिसमें कि बिना किसी वार के यह रीजन खुद ही भारत में शामिल हो जाए। जैसे कि हमने बात की थी कि भारत को जब तक पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को फुल सपोर्ट नहीं मिलता तब तक भारत अपने मिशन में फुली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। भारत को ट्राई करना होगा कि उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए डेमोग्राफिक्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखकर यह बहुत मुश्किल लगता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी इंडियंस एडमिनिस्टर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कंडीशन पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से बहुत बेहतर है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 592 एंड 579 है। 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद न सिर्फ यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ में ड्रास्टिक चेंज आया है, वहीं अब तक जम्मू कश्मीर में 99,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पर भी बुरा असर हो रहा है विथ मिनिमम बेनिफिट्स टू लोकल पीपल। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों का स्टेटस कंफ्यूजिंग ही रहा है। उनका पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिकल अफेयर्स में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है और उन्हें वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और राइट्स नहीं मिल पाते जो पाकिस्तान के दूसरे ऑफिशियल प्रोविंस को मिलते हैं। पाकिस्तान का 44% हाइड्रो पावर अकेला आज़ाद कश्मीर प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई पावर शॉर्टेज होती हैं क्योंकि हाइड्रो पावर का पूरा बेनिफिट सिर्फ पंजाब को ही मिलता है। सिमिलरली गिलगित बाल्टिस्तान के ट्रेड ट्रांजिट वाटर रिसोर्सेज को इसको टूरिज्म और मिनरल रिसोर्सेज से इस्लामाबाद गवर्नमेंट हर साल बिलियंस ऑफ द डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन इसका शेयर गिलगित बाल्टिस्तान को नहीं
नहीं दिया जाता। डेवलपमेंट के लिए, इस अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए भारत उसकी वॉइस बन सकता है और यहाँ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट को प्रमोट करके उन्हें इनवाइट कर सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, भारत और कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकता है पाकिस्तान और चाइना को टैकल करने के लिए जम्मू कश्मीर में, और कौन से अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे कि POK हमारा छूट जाए और वहाँ पर जो चाइना वाला मुद्दा है वो भी सॉल्व हो जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर इसका पहला वाला पार्ट जिसमें मैंने संक्षेप में कुछ चीज़ें बताई हैं उसको अगर नहीं देखा है तो मैं इसको हमारे डिस्क्रिप्शन में पहला वाला लिंक उसी वीडियो का डाल दूँगा, उसको भी जाकर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।